तक 2.0। और इस समय मैं मौजूद हूँ नालंदा जिला के एक ऐसे महानगर में जहाँ शिक्षा बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और यहाँ के छात्र इतना ज़्यादा विकास कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में अपना सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं नालंदा जिला के बनता हुआ बाजार समिति, जो कि पटना में आप जानते होंगे बाजार समिति को शिक्षा के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। वैसा ही एक नालंदा में भी एक महानगर है इस्लामपुर, जहां शिक्षा बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय मौजूद हूँ मैथ सेंटर ऑफ संजीव कुमार। मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ मैथ सेंटर ऑफ संजीव कुमार के मेंटर एंड को डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार से। सबसे पहले सर, न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप टीचिंग के क्षेत्र में आए हैं, तो क्या सोचकर यहाँ पे टीचिंग के क्षेत्र में अपना कदम रखें? देखिए, मेरा मुख्य पर्पस यही है कि सारे बच्चे लोग को पढ़ाया जाए और कंपटीशन के लिए तैयारी करवाया जाए कि वो बच्चे इस्लामपुर में रह कर के भी एक अच्छे तैयारी की ओर बढ़ सकते हैं। कोई भी कंपटीशन का मैथ हो वो उनसे बन सके। और बिल्कुल बेसिकली ढंग से हमने ये प्रयास किया है कि वो कंसेप्ट को समझें और पूरा अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस पोर्शन हो, सारा चीज़ को प्रयास करें समझने का और अच्छा बखूबी समझें, ताकि उनको कहीं बाहर जाने का आवश्यकता ना पड़े। और हमसे जितना कोशिश होता है उतना मैं अपने घर पे मेहनत करके बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छा मार्क्स ला सके कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। सर, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को और उन विद्यार्थियों को बताइए आपका इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, ताकि अगर वो एडमिशन लेना चाहे, आपके यहाँ पढ़ना चाहे, तो वो कहाँ पे आपसे आके संपर्क करें। देखिए, मेरा जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है वो काफ़ी सिंपल है। इस्लामपुर में महाराणा प्रताप नगर जो संगत गली है, कॉलेज वाली रोड जो जाती है, उसी रोड में मेरा इंस्टीट्यूट है। अगर कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिकली ढंग से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, और पूरा जो कंसेप्ट दिया जाता है वो कंसेप्ट बिल्कुल इजी वे में दिया जाता है। और उसी कंसेप्ट से हम लोग देखते हैं कि मैथ को कैसे सरल किया जाता है और कैसे शॉर्टकट बनाते हैं, जिसको लोग ट्रिक बोलते हैं। तो सारा कंसेप्ट का खेला होता है। कंसेप्ट अगर एक बार सीख गए तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ उसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। तो सर बताइए अपने विद्यार्थियों को और हमारे दर्शकों को कि आप अपने इंस्टीट्यूट में कौन कौन से विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? विषय की बात की जाए तो मैथ और मैथ में दोनों पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल अच्छी ढंग से पढ़ाया जाता है। अर्थमेटिक पहला पोर्शन हो गया, उसके बाद दूसरा पोर्शन का बात करें एडवांस का, तो दोनों पोर्शन आपको अच्छी ढंग से अलग अलग क्लास की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, क्योंकि एक ही क्लास एक ही टाइमिंग में दोनों चीज़ को नहीं पढ़ाया जा सकता है। सुबह में जो टाइमिंग होता है वो अर्थमेटिक का होता है, और दोपहर में 2 बजे से जो होता है वो एडवांस मैथ का क्लास चलता है। तो दोनों आपको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद रीजनिंग का भी एक अलग बैच आती है, उसी बैच में आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इस्लामपुर में ख़ास तौर पे बहुत सारा सर्किल चलता है, और लोगों का मानना है कि सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाले, डिफेंस की तैयारी करने वाले ही स्टूडेंट यहाँ पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो एसएससी और बैंकिंग की तैयारी करने के लिए पटना जाते हैं, और वैसे विद्यार्थी जो कि अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं और इस्लामपुर में मजबूर होकर अपना टैलेंट को वो स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके ये जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से यही मैं आप सभी को, या जो भी श्रोतागण इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिकल रूप से अगर परेशान हैं तो आप बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं। मैं इस संस्थान को खोलने का मेरा यही मकसद था कि अगर कोई विद्यार्थी इकोनॉमिकल रूप से परेशान हो तो वो बिल्कुल आकर के मेरे पास कम पैसे में
अब बाहर का जो पढ़ाई होता है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो कंपटीशन का कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, वो पढ़ाई जो पढ़ाते हैं हम खुद पटना से पढ़ कर के आए हैं। हमारे जो सर थे, मेरे लिए आदरणीय थे, महेश मिश्रा सर, उनका दुखद रूप से कोरोना वायरस के कारण देहांत हो गया। हम लोग बहुत दुखी हुए थे उस समय और काफ़ी चिंतित भी हुए थे। और वहाँ पटना में शायद जब मैसेज आया था हम लोग के पास कि सर अब इस दुनिया में नहीं रह पाएँ, तो हम लोग ने वहाँ जाने का कोशिश भी किया था, लेकिन हम लोग को सर से मुलाकात नहीं हुआ था। ये भी दुख बड़ी बात थी और उस समय बहुत दुख भरी घटना हम लोग के साथ चल रही थी। उसी टाइम में हमने सोच रखा था कि सर तो हमारे बीच नहीं रहे थे, लेकिन हमने सोच रखा था कि इस्लामपुर में कभी भी मौका मिलेगा तो महेश मिश्रा सर को बुलाऊंगा और वो मोटिवेट करेंगे इस्लामपुर के विद्यार्थी को कि कैसे तैयारी किया जा सकता है। लेकिन अब जो बात गई वो गई, अब हमारे बीच सर नहीं रह पाए। बहुत दुखद घटना थी उस समय। लेकिन अपने बच्चों को इस्लामपुर क्षेत्र में जितने भी लोग बच्चे पढ़ते हैं उनसे मैं यही एक ख्वाहिश रखता हूं कि आप बिल्कुल डरिए मत। आपके पास इकोनॉमिकल रूप से प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आइए, पढ़िए और हमसे मिलिए ज़रूर कि हाँ सर हमको इकोनॉमिकल रूप से प्रॉब्लम है। आपको हम बहुत डिस्काउंट पे आपको पढ़ाएंगे और एक उच्च शिक्षा देने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका भविष्य या आपका अगर लगन होगा, अगर आपका मेहनत होगा मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। अब मैं बता दूं आपको कि जब हम भी सर्किल में स्टार्ट किए थे पढ़ाई, तो बहुत सारा ऐसे लोग होते थे ना कि वो क्लास नहीं कर सकते हैं, किन्हीं सर के पास वो फीस नहीं भर सकते हैं, जिसके वजह से सर्किल के लोगों से ही उनको काम चलाना पड़ता था कि अगर कुछ चीज़ नहीं आ रहा है तो वो पूछ लेते थे कि भैया ये चीज़ बता दीजिए। और इस्लामपुर के लोग जो सीनियर लोग हैं वो बहुत स्वभाव का बहुत बेहतर हैं और वो कहीं ना कहीं जूनियर लोग को सहायता भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको बेहतर तरीका से करना है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे पधारें। मैथ सेंटर ऑफ संजीव कुमार जो मेरे द्वारा चलाया जाता है, और बिल्कुल कोई चीज़ के लिए हड़बड़ाना नहीं है कि पैसा हो या ये हो वो हो, क्योंकि हम लोग सारे लोग जानते हैं कि इकोनॉमिकल रूप से कितना परेशान होते हैं बच्चे लोग। और मैं बता दूं कि इस्लामपुर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसा लड़के लोग हैं जो अपने मेहनत से, इकोनॉमिकल रूप से नहीं, वो सर्किल में जा कर के मेहनत करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन वो जो अच्छे पोस्ट पे हैं उनसे आप मिल करके देखिए, वो जरूर एक ना एक दिन क्लास किए हैं किसी से। तो आपको बेहतर बनना हो, बेहतर पोस्ट पे जाना हो तो एक बार ज़रूर क्लास करिए पूरा ढंग से, अच्छी ढंग से, और कहीं ना कहीं उस पर आपको मेहनत करने का है। अगर आप मेहनत करिएगा तो सफल ज़रूर हो पाएंगे। इस्लामपुर के ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अवर सीपीओ का जो रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारे लोग का रिजल्ट हुआ, इस्लामपुर में रहने वाले लोग को। बहुत सारे बच्चों का मेंटलिटी है कि एसएससी हमसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, हम सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चे 4 साल 5 साल सिर्फ रेलवे के लिए प्रिपरेशन करता है। तो रेलवे और एसएससी के सिलेबस में क्या डिफरेंट होता है मैथ्स के टॉपिक में खास करके? देखिए थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजिंग है, क्योंकि अगर आप मेरा समझना ये है कि अगर आप एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली है कि रेलवे वाला मैथ आपसे बनेगा। लेकिन अगर आप रेलवे को पकड़ के लेके चल रहे हैं कि हम रेलवे का सिर्फ मैथ बना रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं एसएससी का मैथ बनाने में आपको बहुत तकलीफ होगा। थोड़ा बहुत 25 क्वेश्चन है तो आपको शायद 15 क्वेश्चन ही 20 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एसएससी और बैंकिंग का क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसमें मतलब क्या डिफरेंट होता है? देखिए बैंकिंग का अगर बात करेंगे और एसएससी का बात करेंगे और रेलवे का बात करेंगे, तीनों में मैं समझता हूँ एसएससी और रेलवे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लेकिन बैंकिंग का तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन रहता है। लेकिन आजकल जो एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी कैलकुलेटिव रहता है और ज़्यादा पोर्शन एडवांस का देना स्टार्ट किया है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन का, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप आँख मूंद करके आप किसी एक बुक पे फोकस करें और उसको बढ़िया ढंग से बनाएं। और मैं समझता हूं कि एसएससी का आप तैयारी करिए, बेहतर ढंग से आपका मैथ हो जाएगा। एक बेहतर स्टूडेंट एसएससी का तैयारी करता है और वो अच्छा मैथ जान जाता है, इतना अच्छा जान जाता है कि वो रेलवे का हो, कोई भी एग्जामिनेशन का हो, वो मैथ अच्छा से बना सकता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एक्चुअली वो
स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट में जाते हैं मैथ्स की तैयारी करने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे वहाँ से हट जाते हैं समझ में नहीं आने के चलते। तो हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपकी रणनीति क्या होती है कि जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी पूर्वक समझ सके, मैथ को, कॉन्सेप्ट को समझ सके। आप सही बताएं, यहाँ पे जब हमने खोला था इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। एक दो बच्चे से हमने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था और बहुत बेहतर बेहतर स्टूडेंट आए जिनसे हम भी कुछ सीखने का कोशिश करते थे कि वो अच्छा विद्यार्थी है, वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसका थोड़ा लेवल अच्छा लगता था। तो हम भी कोशिश करते थे कि उसको उच्च लेवल तक ले जाएं चीज़ को। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है 0 लेवल से एकदम ऊपर लेवल तक ले जाते हैं। आपको सीजीएल का भी मैथ हम दिखाते हैं क्लासरूम में। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो लो लेवल से एकदम स्टार्ट करते हैं चीज़ को समझाना और एकदम उच्च लेवल तक आपको ले जाएंगे। और जो बच्चे को समझ में नहीं आता है, हम ये भी देखें अपने क्लासरूम में कि कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं। इस्लामपुर के ना जो कुछ बच्चे जो इस्लामपुर में रह कर के तैयारी करते हैं बहुत तेज होते हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो उनको मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर नहीं समझ में आए तो आप बोलिए क्लास में, किसी से डरना नहीं। आज के युग में अगर आप डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे दूसरे व्यक्ति से। तो सबसे पहला चीज़ है डर नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात है कि लाज नहीं होना चाहिए। इस्लामपुर के मैं बता दूं आधा से ज़्यादा लड़के हों या लड़की लोग हों वो शर्माते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्लासरूम में वो बोल नहीं पाते हैं कि सर फलाना चीज़ नहीं समझ में आया। तो सबसे बड़ा चीज़ ये कमी है। हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अब किसी से न डर होना चाहिए और न किसी से लाज होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बोलिए कि सर फलाना चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है हम समझा रहे हों और हमको लगे कि आपको समझ में आ गया बात और आप नहीं बोल पा रहे हैं कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, तो हम थोड़ी उतना समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, आप बोलिएगा सर नहीं समझ में आया तो उसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर मेरे संपर्क में कोई लड़का है और मेरे पास जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ करके देखिए। हम एक मैथ को, मेरा चैलेंज है अर्थमेटिक का कि एक मैथ को हम 2 से 3 तरीका बता सकते हैं। कोई भी मैथ हो हम 2 तरीका से बता सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि बहुत तरीका से बता सकते हैं उस चीज़ को। तो कहने का मतलब है लड़के लोग डिपेंड हो जाते हैं कि इस मैथ को 100 मान के बनाएं, इसको हम 100 मान के। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैथ में आप रटिए नहीं। मेरे पास आइए, मेरा चैलेंज है कि मैथ को आपको रटने नहीं देंगे हम। कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चैप्टर जैसे पढ़ाई होता है, सबसे बड़ा चीज़ है पढ़ाने वाले को कि वो फार्मूला बेस्ड लिखा देते हैं। आगे कोई भी टॉपिक जैसे परसेंटेज चालू होने वाला है, लाभ हानि चालू होने वाला है, एसआई चालू होने वाला है, सीआई चालू होने वाला है, तो आगे जैसे साधारण ब्याज चालू होता है, चक्रवृद्धि ब्याज चालू होता है, लाभ हानि चालू होता है, तो बहुत सारा फार्मूला लिखा देते हैं। अरे भाई, फार्मूला आप लिखवा दिए, हम रट के आए, उस पर हिसाब बनवा दिए। मैथ ही चीज़ नहीं होता है। मैथ को आप जरा नाप तोल के देखिए, सारा एक ही चीज़ है। बस लैंग्वेज का अर्थमेटिक क्या है, भाषा का खेला है। अगर आपको भाषा पकड़ में आ गया तो फिर कोई भी मैथ को बिना फार्मूला के आप बना सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं फार्मूला से, कहीं ना कहीं बच्चा लोग को ठीक है क्लास में समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में उनको बहुत दिक्कत होता है। और उसी तरह के बच्चे थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। जब पूरा क्लास ख़त्म हो जाता है तो और उनको मैथ बनाने के लिए मिलता है तो उन लोग से बनता नहीं है, काहे कि फार्मूला से बनाए होते हैं। वो लैंग्वेज तो समझे नहीं बढ़िया से। अब उनसे नहीं बनता है तो उनके अंदर डिप्रेशन जैसा बढ़ आता है। वहाँ भी अगर वो यही गलती कर पाए हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप ऐसे ही घूमते रह जाइएगा, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए सबसे बेहतर है कि आप बेसिकली ढंग से पढ़िए और कंसेप्ट को समझिए। और कोई भी सफल इंसान हो, कोई भी सफल इंसान, चाहे रेलवे में जॉब कर रहे हो, चाहे एसएससी में जॉब कर रहे हो, चाहे कहीं भी जॉब कर रहे हो, उनसे आप मिल करके देखिए, पूछ करके देखिए कि भैया आप ट्रिक से पढ़े थे कि कंसेप्ट से पढ़े थे, बेसिक से पढ़े थे। तो अगर सही में सफल हुआ होगा, अगर सही, अब बोलिएगा सर आप ऐसे काहे बोल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सही में सफल नहीं हुए हैं। मैंने इधर उधर पैसा से सेटिंग, हाँ, इधर उधर करके काम कर लिए, ठीक है ना। तो हमारे ही क्षेत्र में ऐसे लोग हैं।
लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे कर पाएंगे उस चीज़ को। तो हम बता रहे हैं कि जो सही में सफल हैं उनसे आप पूछ करके देखिए एक बार कि बेसिक बढ़िया होता है कि ट्रिक बढ़िया होता है, ठीक है ना। 100% लोग कहेंगे कि बेटा आगे बेसिक सीखो, उसके बाद तुम जब बेसिक सीखिएगा ना, मेरा चैलेंज है, मेरे क्लासरूम में बहुत सारे लड़के लोग आते हैं, लंबा भी बैच है मेरा, और जहाँ पे 100 लड़के लोग बैठते हैं वहाँ पे ना बेसिक स्टार्ट करते हैं और मज़ा आता है। लड़के लोग जब बोलते हैं हमको कि सर ट्रिक से तो बढ़िया यही है, एक लाइन में चीज़ को लाना कैसे है बेसिकली ढंग से, और जो चीज़ अपने से आप तैयार किए हैं, ट्रिक जैसे अपने से तैयार जो कर रहे हैं वो आपके पास ज़्यादा बेहतर रहेगा। और किसी के दिए के अनुसार अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो फिर आप गुलामी जैसे काम कर रहे हैं। अगर वो याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। फिर तो आपको अपने से बनाने का कोशिश करना चाहिए बच्चों को, और जो चीज़ आप अपने से बना रहे हैं वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं आप बेसिकली ढंग को अगर समझ पाए हैं तो आप कोई भी मैथ को, कोई भी अर्थमेटिक का बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक में मेरा चैलेंज है कि एक भी फार्मूला हम नहीं रटवाएंगे। अगर आप मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं तो एक फार्मूला नहीं याद करवाएंगे, और फार्मूला याद करवाएंगे भी तो हम आपको ला के बता देंगे कि फार्मूला कहाँ से आया है। एक भी फार्मूला नहीं देंगे हम, ऐसा नहीं कहेंगे कि बोर्ड पे लिखा दिए रट लो इसको, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, एडवांस वाला जो पोर्शन है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वो सब में आपको कहेंगे कि बउआ फलना फलना चीज़ याद करना पड़ेगा, लेकिन आप अर्थमेटिक में कोई पोर्शन याद करने वाला चीज़ नहीं है। तो यही हम बोलेंगे लड़के लोग से, बच्चे लोग से जो इस चैनल को देख रहे हैं, उस चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि आप बेसिक को पकड़िए और कंसेप्ट समझिए कि आखिरकार होता क्या चीज़ है, मैथ आखिरकार होता क्या है। अब आप मैथ को आप रट के याद करोगे तो फिर तो वो गलत चीज़ है, फिर जीक के और सब चीज़ कौन पढ़ेगा। और सफल होने के लिए आप मैथ आप कवर किए हैं तो वो बड़ा चीज़ नहीं है, आपको सफल होने के लिए सारे चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा आपको। आप अपने स्टूडेंट को कौन सा बुक रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए? जब आप पढ़ाते हैं तो क्लास के दौरान आप कौन कौन से बुक प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं? देखिए, मेरा सबसे पहले तो क्लास जब मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा हो क्लास में, तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा हो तो टाइप बाय टाइप पढ़ाई होता है, सारा टाइप का अलग अलग छटा हुआ है, और जो टाइप पढ़ाई होता है उसका आपको क्लास में HW दे दिया जाता है कि घर से हर एक टाइप में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी हो कंटेंट क्लास का वो दे दिया जाता है। वो जो कंटेंट तैयार करते हैं ना, वो हर एक साल चेंज होता है, और वो कंटेंट में वही रहता है जो MTS, CHSL और CGL, CPO ये सब में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है चैप्टर से, वही क्वेश्चन को वहाँ पे सजा करके लिखा जाता है, और वही लड़के लोग से प्रैक्टिस करवाते हैं हम। और सबसे बड़ा चीज़ है कि क्लासरूम में जो बुक चलता है, सबसे पहला प्रैक्टिस समझ में आया क्या बोले, जब चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे ख़त्म हो रहा है, जैसे लाभ हानि चल रहा है, तो लाभ हानि क्लासरूम में कंटेंट बता दिए, टाइप नंबर 1 पढ़ाएं तो 5 क्वेश्चन आपको बना के लाना है अगला दिन, जो टाइप पढ़ाएं उसका 5 क्वेश्चन आपको बना के लाना है, पहला चीज़ मेरा ये। और वो क्वेश्चन कहाँ से हम लाते हैं, जो MTS, CHSL और CGL, CPO हो गया, SSC का कोई भी एग्जाम हो उसको में जो क्वेश्चन पूछता है उसी को लिखते हैं हम लोग। मैंने बच्चों के साथ मेहनत करते हैं हम लोग कि कैसे बच्चा लोग से मैथ छूटे नहीं, छूटना नहीं चाहिए कोई भी हालत हो, ठीक है ना। हम लोग वो भी आइडिया देते हैं कि कैसे आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन बड़ा आ गया, SSC ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो छुड़वाना चाहता है आपसे बनवाना नहीं, बनाने के फेरा में रहेंगे तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। तो वो भी क्वेश्चन को हम लोग बताने का कोशिश करते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आमतौर पर देखा जाए तो वो चीज़ को हम फर्स्ट एकदम अप्रोच करते हैं क्लासरूम में। सेकेंड अप्रोच जो होता है हमारे आदरणीय महेश मिश्रा सर के द्वारा लिखा गया जो सुमित्रा प्रकाशन का अंक गणित आता है, वो हम एक एक क्वेश्चन जैसे चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए लाभ हानि खत्म हुआ तो उसके बाद 3 दिन क्लास चलता है मेरे पास, जो डिस्कशन क्लास होता है, और पूरा एकदम, और हमारे बीच तो महेश मिश्रा सर नहीं रहे जिसकी वजह से आप नया किताब नहीं छप रहा है। जैसे मान लीजिए उस महेश मिश्रा सर का जो अंगणित सुमित्रा प्रकाशन का आता है उसमें एक जो चैप्टर होता है ना उसमें प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन होता है,
तो वो प्रीवियस ईयर वाला तो क्वेश्चन अब नया नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि हमारे आदरणीय सर के सापेक्ष कोई व्यक्ति हों तो वो इस चीज़ को कर पाएँ, लेकिन अब तक तो कोई किताब नया तरह का नहीं आया है। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था सबसे अच्छी बुक यही बुक है, वो इसीलिए हम बोल रहे हैं उसको अच्छा कि प्रीवियस क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहता है। एक चैप्टर में प्रीवियस विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, एक तरफ अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न अभ्यास करिए और आपको पता भी चल रहा होगा। उस किताब अगर बनाएंगे तो वो किताब बना करके आप देख भी सकते हैं कि 2018 के CGL में कैसा क्वेश्चन पूछा है, 2019 के CHSL में कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये वो बुक हम समझते थे बहुत बढ़िया बुक था, लेकिन अब हमारे बीच हमारे आदरणीय सर नहीं रह पाए, तो अब कैसा बुक वो करेंगे वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन आशा करते हैं कि वहाँ पे जो बैठे होंगे लोग वो और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पुराना अब मान लीजिए 2025 में हम लोग आ जाएंगे और 2019 वाले को ही पढ़ते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। अब 2025 में है तो 2024 को आप बनाइए। जैसे मान लीजिए 2022 में हम लोग एग्ज़ाम देंगे CGL का, तो कम से कम होना चाहिए कि 2020, 2019, 2018 का क्वेश्चन प्रीवियस बना लें। प्रीवियस बनाने से बहुत चीज़ को समझ पाते हैं लोग कि हाँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे फोकस मेरा अभी यही है। अभी कोई चेंज करने का मेरा पर्पस भी नहीं है कि महेश मिश्रा सर वाला जो बुक है सुमित्रा प्रकाशन अंकगणित उसको चेंज करें। अपना क्लासरूम में कम से कम 1-2 साल वही चलाएंगे, और अगर बदलेंगे भी बुक को तो वही बुक चलाएंगे, लेकिन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उसको चेंज करेंगे। बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, और तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप उन स्टूडेंट को कैसे मतलब निखारते हैं, बेहतर कैसे बनाते हैं? देखिए, गांव से आते हैं ना, बहुत निराले निराले लोग आते हैं। अगर आप समझाएंगे ना कुछ तो बहुत मज़ा आता है क्लासरूम में ना, जब रहेंगे ना तो थोड़ा इंटरटेन होता है। कैसे इंटरटेन होता है पता है? बहुत सारे गांव से आते हैं ना, ऐसा ऐसा वर्ड सुनने के लिए मिलेगा कि थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है और मज़ा आता है। अब मान लिया जाए बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि कुछ बोले, ऐसा बात बोले जो जैसे मान एक दिन क्लास में हम लिखा रहे थे 5.20, ठीक है ना, तो 5.20 लिखना था तो हम लिखा रहे थे अंक वाला 2 और उसके बाद 0, लेकिन वो लिख रहे थे 2 0 बोले तो 0 0 2 को दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग से बहुत इंटरटेन होता है कि बताओ यार 2 0 हम बोल रहे हैं तो आप ये चीज़ लिख रहे हो। और कभी कभी क्वेश्चन जैसे लिखाते हैं कि 5.2/5 ऐसे लिखा रहे हैं, आधे लोग को मैंने इंटरटेन अच्छा खासा, लेकिन उनको हम समझाते हैं, हाथ पकड़ के बताते हैं कि बउआ इस ढंग से नहीं करिए, इस ढंग से लिखिए। अब वहाँ पे ऐसा नहीं बोल देंगे कि तू तो कुछ नहीं आता है, तुमको ये कर रहा है, तुम ये कर रहा है, तुम क्लास से भाग जाओ, ऐसा नहीं होता है मेरे पास। अगर जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हम समझाएं, ठीक है ना, और उसको बताएं हम कि हाँ तुम भी पढ़ने योग्य हो। ऐसा नहीं है कि कोई पूछा, मान लिया जाए एक बार ना जोड़ नहीं आ रहा था एक लड़का को, जैसे मान ले जाए 2 से भागा देना था शायद 21 में, ठीक है ना, तो उसमें भागा देने नहीं आ रहा था। तो वो लड़का आया मेरे से पूछने की सर आप ये ऐसे कैसे कर दिए, वो ला रहा था 1.5, है ना। तो हम बोले कि भाई मेरे 1.5 नहीं आएगा, जैसे 2 से आप भागा दीजिएगा 21 में, तो उसको समझाएं फिर चीज़ को कि भाई इसको ऐसे आप करिए, ठीक है ना। तो डांटना तो नहीं है, मेरे बस का तो ऐसा है ही नहीं कि लड़के लोग को डांटूं, लेकिन हाँ उस तरह के मेरे क्लासरूम में माहौल बनाने वाले को बिल्कुल हम आउट कर देते हैं जो पढ़ने के माइंड से नहीं आते हैं, दूसरे माइंड से आते हैं। उनको तो बैठने नहीं देता हूँ, श्वास लेने नहीं देंगे क्लासरूम में। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, हम भी एक गांव से आते हैं, हम भी जानते हैं कि कितने बच्चे लोग को पेरेंट्स पढ़ाए होंगे और गांव में भी जो टीचर मिले होंगे कितने लेवल के मिले होंगे, वो भी सब चीज़ हम लोग को पता है। तो इसीलिए बच्चे लोग जो कमज़ोर होते हैं उनको डांटते नहीं हैं, उनको अच्छे ढंग से हम समझाने का कोशिश करते हैं कि बउआ आप इस ढंग से काम करिए, बेहतर आप बनिएगा। और सही बात बता रहे हैं ना कि कोचरा शायद इधर पड़ता है हुलासगंज तरफ, खुदागंज तरफ, है ना, और यहाँ जगाई के हो गए, बहुत सारे जगह के ऐसे ऐसे लोग हैं ना, सही बता रहे हैं कि अगर
आपको विश्वास नहीं हो तो उनसे अगर कहीं हमसे कांटेक्ट होंगे अगला बार तो हम उनको भी बुला करके रखेंगे। सही बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल था उन लोग का। जब विद्यार्थी आपके पास आते हैं इंटरमीडिएट पास करके, तो उस समय उनका आईक्यू क्या लगता है, मतलब किस प्रकार से परफॉर्म कर रही होती है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बेहतर होते हैं, लेकिन हम देखे हैं इतने 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत लेवल का अच्छा स्टूडेंट आए, लेकिन कुछ बकलोल भी आए। लेकिन ऐसा नहीं ना अब उनके सामने बोल देंगे तो बकलोल है, ये है वो है, नहीं बोलते हैं वो सब चीज़ को समझते हैं कि आखिरकार ये क्या पकड़ रहा है, ये क्या करना चाह रहा है और क्या हमसे ये बात करना चाह रहा है। तो उस चीज़ को समझ करके उसी के लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी हम देखे हैं कि कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं ना कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था मैथ में, लेकिन आज इस्लामपुर में मंथली टेस्ट होता है और सर्किल वाले लोग टेस्ट लेते हैं तो उसमें अच्छा मार्क्स लाते हैं और मिलते हैं वो लोग तो कहते हैं सर आपके वजह से, मैंने ऐसा नहीं कि बड़ाई कर रहे हैं, देखिए बड़ाई और जो है ना उसमें बहुत अंतर है। अब बड़ा कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं। अब कोरोना वायरस के कारण कुछ दिन इंस्टीट्यूट भी बंद रह गया, तो हम ये देखे हैं कि बहुत कम दिन में थोड़ा अच्छा खासा लड़के लोग बच्चे लोग आना चालू हो गए, क्योंकि हम बेसिकली ढंग से पढ़ाते हैं। पूरी कोई फार्मूला ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप अर्थमेटिक में एडवांस में लेकर के पढ़ाना पड़ता है फार्मूला को, लेकिन अर्थमेटिक में नहीं, इसीलिए बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाए हैं इस चीज़ को। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना होता है कि गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी नहीं लाती है, और वैकेंसी लेकर आती है तो एग्ज़ाम ही नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट ही नहीं आता है। तो इस विषय में आपका क्या राय विचार है? देखिए एक बात बता रहे हैं, अब ऐसा नहीं सोच करके बैठिए कि हम पढ़ रहे हैं तो एकदम नौकरी लग जाए। आप जैसे आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए ना, जनरल नाम को चिला है, आप लाभ हानि उठा लीजिए। जिंदगी जब से स्टार्ट होता है जहिए से लाभ हानि आपका चालू हो जाता है। आप बोलते भी हैं कि हमको ये चीज़ लाभ हुआ, वो चीज़ हानि। अरे भाई मेरे, अगर आपको लाभ हानि नहीं पता चलेगा तो बड़ा होकर बिजनेस कैसे करिएगा? कोई अगला आदमी चालाक रहेगा, वो निकल जाएगा, आपको हानि दबा के निकल जाएगा। लेकिन आपको पता कैलकुलेशन आपको आएगा तब ना पकड़ पाएंगे कि हाँ हमको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हम कितना पूंजी, एक चैप्टर कितना बढ़िया चैप्टर है हम लोग को अर्थमेटिक में पढ़ाना होता है या पढ़ना होता है, साझेदारी, पार्टनरशिप। तो वो सब चैप्टर रियल लाइफ में है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लोग तैयारी, एक मोटो होता है कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी, रेलवे, ये सब नौकरी लग जाए, है ना। लेकिन 100% आप नहीं जा सकते हैं कि नौकरी ही लग जाए। आप ये भी सोच सकते हैं कि हम उस चीज़ को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में उतारें, और जब ये चीज़ हो जाएगा ना तो नौकरी तो मिलना ही तैयार है, और 100% मिलेगा। जो लड़के लोग अगर इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतार लिए कि हमको अपनी ज़िंदगी में जनरल जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो ज़िंदगी में अप्लाई करें, तो उनको नौकरी मिलना ही मिलना है। चाहे 20,000 रुपया वाला मिले, चाहे 50,000 रुपया वाला मिले, मिलना ही मिलना है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं झूठे मूठे कहेंगे, देखिए हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो बदनाम करते हैं। पढ़बो नहीं करेगा और झूठे मूठे कहेगा ना कि नौकरी नहीं लग रहा है। अरे भाई नौकरी लगेगा ऐसे ही, आपको पढ़िएगा तब ना लगेगा। आप पढ़वे नहीं करिएगा, फुटानी में खाली कॉपी लेके चले वहाँ घर से चले, माँ बाप के लगा कि कॉपी लेके जा रहा है मेरा बच्चा पढ़े, और क्लास में आके गप कर रहे हैं आप। क्लास में, मेरा क्लास में तो कोई गप नहीं कर सकता है। सबसे पहला बात, गप करते पकड़ा गया डांटेंगे जरूर। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए? आई मीन सेल्फ स्टडी पे, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फोकस करें, या फिर सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें? देखिए दोनों चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और एक बार आप पढ़िए चीज़ को, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी सिर्फ कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़े नहीं है कहीं से, तो फिर वो सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं बेकार रह जाएगा। लेकिन आप एक साल कम से कम आप पढ़ लीजिए सारा विषय, एक बार विषय पढ़िए, उसके बाद उस पर आप क्या करिए, फोकस करिए, पूरा प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी करिए। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप कोई स्टूडेंट को ऐसा एडवाइस नहीं दे सकते हैं कि आप खाली सेल्फ स्टडी करो ना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आगे आप कहीं से ज्ञान प्राप्त करिए, और उस जो प्राप्त हुआ है उस पे आप रिसर्च मारिए, आप उस पे सेल्फ स्टडी करिए, तभी आपका ग्रोथ आगे की ओर जाएगा। और नहीं तो फिर आप ऐसा भी नहीं हो खाली क्लास कर रहे हैं, कोई जो क्लास खाली करे पर ध्यान दे दिया
1 साल किया, फिर अगला साल फिर एडमिशन ले लिया, फिर अगला साल मन नहीं भरा फिर कर दिया, वो तो बकलोल के बकलोले रह जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप आगे एक बार बढ़िया से क्लास करिए और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे पकड़िए, बहुत आगे जाइएगा आप। सर अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि अभी लगभग एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत धांधली हुआ, लोगों का मानना था जो रिजल्ट आया है उसमें एक ही स्टूडेंट का 3-4 बार दिखा रहा है रिजल्ट, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए एक बात बताएं, इस सरकार जो है ना पूरी तरीक़ा से नचैले है, सबको पूरी तरीक़ा से नचाए रखा है। क्योंकि आप देख लीजिए सरकार और बहुत सारे लोग का भरोसा भी है सरकार पे, सरकार जो चीज़ कहा वो चीज़ लोग किया। जैसे सरकार कहा थाली पीटो, थाली पीट दिया लड़का लोग। अब ऐसा नहीं ना कि कोई नहीं पीटा, पीट दिया, थाली भी पीट दिया, बिना दिवाली के दिवाली भी बना दिया, सब चीज़ सरकार कहा और करते चल गया। अब बात है कि सरकार को लग रहा है ना कि हम जो कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वही सबको मानना है। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग गलती किए हैं कि उसके अधीन चले गए, इतना अधीन चले गए कि हम लोग से सब काम करवा लिया है। समझे, आज के सरकार जो है ना पूरी तरीक़े से सब काम हमसे करवा लिया है। तो अब देखिए कि अब जो रिजल्ट दिया है एकदम तमाशा बना दिया। तमाशा इसीलिए हम बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं हम। इंटर लेवल पे ना मेरे सर्किल में, स्टडी सर्किल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो इस्लामपुर का सबसे बेहतर सर्किल है और अभी का एज का सबसे बढ़िया सर्किल है। क्या नाम है उसका? स्टडी सर्किल, ठीक है ना, जो पटना रोड में स्थित है। वहाँ पे इंटर लेवल पे बहुत सारे लड़का और बेहतर लड़का वहाँ पे तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छा मार्क्स 82 नंबर लाने वाले को रिजल्ट नहीं हुआ। अब बताइए आप कि 82 नंबर ला करके भी उसको रिजल्ट नहीं हुआ। उसका पहला अटेम्प्ट है रेलवे का, एनटीपीसी का पहला अटेम्प्ट है और उसको रिजल्ट नहीं हो रहा है। वो बेचारा क्या होगा, ज़्यादा उत्साह होगा कि डिप्रेशन में जाएगा? स्वाभाविक है डिप्रेशन में जाएगा। कम से कम सरकार को तो ये सब भी सोचना चाहिए कि आप ठीक है जो ओल्ड है उसको आप रोकेंगे ना तो वो तो बेचारा खामोश है, लेकिन आप यंग ब्लड को अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वाला के साथ तो एकदम हालत ख़राब हो गया। और ठीक है ग्रेजुएशन वाले को रिजल्ट आया तो ग्रेजुएशन वाले को भी सरकार मारा है। कैसे मारा है? तो इसीलिए ऐसे मारा कि जहाँ पे 5 लड़का का रिजल्ट होना चाहिए वहाँ पे 1 लड़का का रिजल्ट आप दे रखे हैं और हल्ला कर रहे हैं कि 5 लड़का के रिजल्ट हो गया, इतना गुना रिजल्ट हो गया। अरे भाई ये तो आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप पूरी तरह से सरकार बरगला रहा है। चाहे अभी का सरकार जो बहुत गंदा शासन उसका चल रहा है और मैं समझता हूँ स्टूडेंट के लिए एक खतरा का घंटी ये सब है। और हमारे शिक्षा मंत्री का जवाब आता है कि हमारे इतना स्टूडेंट इतना करोड़ फार्म भरे। अरे भाई थोड़ा समझ बूझ कर भी तो बोलिए माइक पर कि इतना करोड़ भर रहा है, क्यों भर रहा है? आप समझ रहे हैं क्यों भर रहा है? ऐसी खाली हल्ला कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी इतना बढ़ता है। आप बोल रहे हैं कि हमको मेरे सरकार में इतना करोड़ फार्म भर रहा है। अरे इससे लज्जा वाला कोई बात हो सकता है? आपका काहे भर रहा है? क्या आप नहीं निकालते हैं वैकेंसी? और वो सब सरकार था, वो सब तो हर एक साल 10,000 सीट पर निकाले, 5,000 सीट पर निकालता तो था। लड़का लोग गोरे में तो खिंचते रहता था तब। अब आप निकालते नहीं हैं, ऊपर से ये सब जुबान देते हैं। दूसरा कोई देश वाला भी सुनेगा तो कहेगा कि कीड़े मकोड़े है इसमें। तो इसीलिए कहेंगे कि ऐसा मत सोच करके रखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ें। अगर आप पढ़ करके उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी वो फायदामंद होगा और आप अगले आदमी से जीनियस कहलाइएगा। अभी रेलवे का एक नोटिस आया था कि आरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, CVT 1 और CVT 2। उनका मानना था कि जो हम 2 एग्ज़ाम करवा रहे हैं उससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा। अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसमें सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? वो जो निर्णय था उनका वो सही था या गलत था? हम तो बिल्कुल कहेंगे गलत था। और शायद सरकार को ये लग गया है ना कि हम जो कहेंगे वो मानेगा, तो ये समझ गंदा सोच है।
है बिहारी, बिहारी सब फार्म ज़्यादा भरता है, दूसरा स्टेट वाला नहीं ज़्यादा फार्म भरता उड़ता है, बिहारी भरता है। बिहारी उतना मूर्ख नहीं है जितना मूर्ख सरकार समझ रहा है। बिहारी ऐसा है ना, देखिए यहाँ हम लोग ऐसा हैं बालू की तरह है, अगर ठंडा है तो ठंडा है, लेकिन जब गर्म हो गए तो फिर किसी का नहीं सुनता है। और कोई कहता है कि मान लिया जाए कि ये प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत सरकार बहुत गंदा है। और ये ग्रुप डी में CBT 1 और 2 लाने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता, काहे कि अगर आप IAS लेवल के थोड़ी तैयारी करा रहे हैं, हम गांव के लइकन है उसमें कहाँ जाएगा तैयारी करे। इस्लामपुर में भी बेचारा बहुत सारा ऐसा लड़का रहता है जो कहता है कि सर इस्लामपुर में रह रहे हैं, पैसा नहीं है सर, तो ठीक है हम लोग तो मत मान लेते हैं। फर्मा भरे घड़ी 500-500 रुपया लगता है, वो पैसा कहाँ से आएगा। बेचारा एक वो फार्म भरता है, कितना दिन वेट करता है। अब बताइए कि उसका शुद्धि मुद्धि कौन देगा। गरीब तो आप बने लें हैं, और कहते हैं कि लड़का लोग ईद कर दिया वो कर दिया। अरे भाई नहीं करेगा, वो तो कम किया, समझ गए। और नहीं तो बहुत गंदा शासन है। और क्या हम बोलें ये सब बात। और हमारे मैनेजमेंट टीचर जो खान सर का बात कर ले, रेलवे मिनिस्ट्रियल का मानना था ये बात, जो स्टूडेंट के द्वारा फिजिकल प्रोटेस्ट किया गया उसमें खान सर का ही हाथ है। और खान सर पर FIR भी किया गया है और बहुत सारे विद्यार्थियों को जेल भेजा गया। तो क्या लगता है आपको कि कितना गलत कर रही है गवर्नमेंट? अब तक वो लोग ना खान सर को पहचाना नहीं है, ठीक है ना। जो FIR दर्ज किया है कोई भी ऑफिसर हैं, वो सर का मतलब ही नहीं जानते हैं। सर माने लड़का लोग के हम लोग कहेंगे कोई चलो प्रोटेस्ट करें। अरे भाई उस आदमी से तकलीफ पूछिए जिसके पास से रुपया का कमी हो, ऑफिसर को चाहिए। उन लोग तो एकदम ठाट बाट से रहेगा और घर पे आराम से फैमिली उसका चल रहा होगा। अब उससे जाके मिलिए ना, लड़का लोग से जाके मिलिए, हमानिए सबसे मिलिए ना भाई। हमानिए सब बड़ी अथी हो गए हैं, बड़ी रईस हैं, हमानिए सबसे मिलिए। नौकरी नहीं लग रहा है तो पढ़ा रहे हैं चीज़ को, अब पढ़ा रहे हैं तो कुछ बड़ी पैसा बरस रहा है, तो हम लोग तो उस चीज़ को कहेंगे नौकरी दीजिएगा तब ना लड़का लोग पढ़ेगा, और तब ना फिर आगे हम लोग का भी लगेगा कि नहीं बच्चा लोग। अभी एक ही लड़का बा के 1 साल 2 साल 3 साल के बाद चेहरा वही नज़र आ रहा है, कह रहे भाई तू अभी तक हिए है, कुछ नहीं हो रहा है तुमको, तो उसे में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। और टीचर का माहौल गंदा बन जाता है। लड़का लोग से पूछेगा तो कहाँ जा नहीं पढ़े, तो फलना से नहीं है, तो एरा ही पढ़े से लगा ना होलो नौकरिया। तो पढ़ाने वाला का भी आप ये गिरवा रहे हैं, आप इमेज बर्बाद, इमेज खराब कर रहे हैं आप। अब पढ़ाने वाला क्या कर सकता है बेचारा। और ऐसा ना अब बिहार पुलिस में ना ऐसा हुआ, सिलेबस कुछ था और क्वेश्चन कुछ पूछ दिया। अरे भाई तो दम खेला बना के रखा है, ये सब एग्जाम दम गंदा हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जो है ना आजकल के वो पूरा एकदम मतलब वैकेंसी के नाम पर सरकार भी समझिए बिजनेस कर रही है, पैसे कमाने का धंधा वो सरकार कर रही है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हम यही अगर वीडियो अगर पहुँचे भी अगर सरकार के आदमी लोग के पास, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम बिहार के जनता के बारे में आप एक बार सोचिए, ठीक है ना, कि हमारी जनता कैसे रह रही होगी और क्या कर रही होगी। अब ऐसा नहीं है कि खाली प्रोटेस्टें करेंगे तो हम लोग के काम चल जाएगा, कोई काम लड़का लोग जानता है कि क्यों हम करें प्रोटेस्ट, ठीक है ना। और एक बात ही मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम सुख शांति से रहें चीज़ को, लेकिन बिहारी है, आप अगर एक बार हुरकुचिएगा ना तो बर्दाश्त करेगा, एक बार और हुरकुचिएगा ना तो बर्दाश्त करेगा। लेकिन ज़्यादा हुरकुचिएगा तो ऐसा आपको भी हुरकुचेला तैयार हो जाएगा ना कि कोई आ जाए उससे कोई मतलब नहीं रखता है। इसीलिए कम से कम ध्यान रखिए, सरकार अगर मेरे बात सुन रहे हैं तो उससे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। हम भी गांव में जब इलेक्शन होता है ना तो उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। जैसे कल परसों का बात करें, वार्ड सचिव का चुनाव हुआ तो मेरे मम्मी जीते हो वहाँ पे, तो उस तरह का बना के रखे हुए हैं कि चलो भाई जो लोग नॉर्मल लोग हैं उनसे अच्छा खासा बोलना बतियाना हो, कभी मदद की आवश्यकता पड़े फिजिकली रूप से इकोनॉमिकली रूप से तो हमेशा तैयार रहना होता है। ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि नहीं हम तो काम नहीं करेंगे। अरे भाई यहाँ पे सबका है, सब बढ़िया से रहिए, सब खुशी से रहिए, आराम से रहिए। बिहार सरकार की बात कर रहे हैं आप, और आप एक शिक्षक हैं, तो अभी एक बिहार सरकार अनाउंसमेंट किया था कि जो शराब माफिया है उसको पकड़ने का काम शिक्षक ही करेगा, तो इस पर क्या मतलब उसका क्या दृष्टिकोण है, आप
थोड़ा सा बताइए जरा दर्शकों को, शिक्षक पढ़ाई पे ध्यान दे, फोकस करे, बच्चों को भविष्य पर फोकस करे, या फिर शराब माफियाओं को पकड़वाने पे फोकस करे? सही बात बोले। हम पेपरों में पढ़े थे, हम तो पेपर में पढ़ने के बाद हम भी सोच रहे थे, हम बीएड कर रहे हैं अभी कामता प्रसाद हुलासगंज से, तो हम भी सोचे कि बेकार बीएड किए, एरो में पैसा बेकार लगता है चल गया। आप जैसे मान लीजिए हम भी एसएससी का तैयारी करते हैं, बहुत सारा में ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, एसएससी जीडी हो, बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिसमें रिजल्ट हुआ लेकिन फिजिकली की वजह से हो नहीं पाया। और मैं बता दूं आपको कि मेरा 2020 में फाइनल हुआ था ग्रेजुएशन, जिसकी वजह से हम ग्रेजुएशन पे थी फॉर्म भी अब नहीं भर पाए थे एनटीपीसी का, मेरा भी एंट्री लेवल का था तो हुआ नहीं रिजल्ट, ठीक है ना। तो बीएड कर रहे थे तो देखें पेपर में ना, तो और से हमरा ये लगा ना कि बीएड वो गया पानी में, वो जो 1.5 लाख ले रहा है, 1.5 लाख लगा है, तो वो भी हम सोचेंगे पानी में चल गया। बताओ हम लोग से कोई कहेगा कि जाओ शराब जो बेचता है उसको जाके पकड़ो, शराब जहाँ पे बिकते उगते रहता है, पहले रहता था, तो वहाँ पे ऐसी ही 10 को गाली उली देते रहता है। अब बताओ उसको जाके हम पकड़ेंगे, हमको कितना बढ़िया आशीर्वाद देगा। तब इस मन गंदा चीज़ है, गंदा मैंने आज का क्या बोले, सब चीज़। शिक्षक का क्या काम है, पढ़ाना या फिर शराब माफियों के पीछे दौड़ना? शिक्षक का मेन काम है, कोई भी बच्चा हो उसको आप सही लाइन पे लाइए और पढ़ाइए, सामाजिकता के बारे में बताइए। ठीक है दारू बेच रहा होगा, तो आप सोचिए, आप दारू बेचे वाला इंसान बच्चा थोड़ी होगा, वो तो बड़े होगा। और 18 साल के बाद नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है किसी का, और बदलेगा कब, जब आप उसके अंडर में ले लीजिएगा तब। टीचर किसको समझा सकता है, जो अंडर 18 रहेगा वही ना अब रहेगा। और दारू बेचेगा कौन, अंडर 18 वाला दारू बेचेगा, वो बेचेगा कौन, जब बड़ा लोग है, माने 20 ईयर का है, 25 ईयर का है, 30 साल का है, उसमन बेचता है, उसमन के समझावे जाएगा टीचर। टीचर कोची है, टीचर हथियार चलावे वाला इंसान है, वो तो बेचारा नॉर्मल अपने मरल है, वो तो खाली जुबान चला सकता है कि बउआ ऐसे मत करिए, आप ऐसे करिए, आपका भविष्य बढ़िया होगा। तो दारू बेचे वाला उल्टा ही कह देगा कि ऐसे करे से का तो भविष्य बन जीते, फलना के देखी तो न कर रहे हैं, ओकर भविष्य बन रहा है, लेकिन हम ऐसे कर रहे देखिए हमारे घर बन गए, वही कहेगा धाराधारी हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगा झूठे मूठे। तब ये तो गंदा चीज़ है, गंदा विचार है कि टीचर को, शराब वाले को आप मना करिए, पकड़िए चीज़ को। तो हम इसको बैकआउट करते हैं, और मैं यही मैंने ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी एक बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें लोगों के बीच, अच्छे लड़के लोग के बीच, और अच्छे बना सकें लड़के लोग को। सर आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जो रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट हुआ और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन कराया गया था, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का जो मार्क्स है, लगभग किसी विद्यार्थी का 10 नंबर बढ़ा, किसी विद्यार्थी का 30 नंबर बढ़ गया, किसी विद्यार्थी का 5 नंबर बढ़ा, किसी का 15 बढ़ा, किसी का 10 नंबर माइनस हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन जो है किस प्रकार से करवाए जाते हैं, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को और अपने विद्यार्थियों को थोड़ा बताइए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो नॉर्मलाइजेशन करता है वही आपको बता सकता है, उसके अलावा हम नहीं समझते हैं कि कोई टीचर भी इसको समझा सकता है। और मैं साफ आपको कर दूं कि मैं भी इसके बारे में कुछ हमको पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे लोगों को 10 नंबर 20 नंबर के कौन सा बेस्ड पे करता है, पता नहीं चलता है। मैं एक बार इस्लामपुर में ही एकलव्य कोचिंग है, उसमें जो एसएससी का सबसे फेमस सर्किल था, कोचिंग नहीं था, उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे लोग आकर के वहाँ पे तैयारी करते थे। रात का शिफ्ट चलता था वहाँ पे, 6 से 8 9 का क्लास चलता था, वहाँ पे सारे लोग आके पढ़ते थे, और बहुत सारे लोग वहाँ से एसएससी का जॉब क्वालिफाई किया था। तो वहीं पे ना एक स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मात्र 41 नंबर शायद आया था, और एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 81-82 नंबर आया था। तो 81 नंबर वाले को रिजल्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि 81 नंबर वाले को ना मात्र 2 नंबर बढ़ाया था, और जो जिसको था 41 नंबर उसको बढ़ा करके कर दिया था 85-88 नंबर कर दिया था। इतना ज़्यादा कर दिया था, कन्फ्यूजन था सारे लोग को कि ऐसे कैसे कर दिया। और जो बेचारा जिसको आशा था
कि हमको हो सकता है, उसको रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत उस समय वो लड़का भी डिप्रेशन में हुआ कि बताओ हमको रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन फलना लड़का था, वो भी पढ़ने में बहुत बढ़िया थे, उनका रिजल्ट हो गया। ग्रुप डी का बात कर रहे हैं हम कि बहुत माने क्या चल रहा है एग्ज़ाम में कोई पता ही नहीं चल पाता है। बोर्ड बताता ही नहीं है किसी को कि कैसे नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कहीं रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे मतलब या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं कोई धांधली तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि धांधली कर रहा है, क्योंकि अब जो भी कर रहे होंगे ईमानदार ही ऑफिसर लोग बैठे होंगे। अब इतना भी हमारे देश में लोग भ्रष्ट नहीं हैं, कुछ चंद लोग भ्रष्ट हैं, ठीक है ना, जिसके वजह से सारे लोग को भुगतना पड़ रहा है। वैकेंसी नहीं आ रही है बढ़िया से काम नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना भी लोग भ्रष्ट नहीं है कि सभी जगह लोग को मारने का कोशिश करेंगे। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहतर करते हैं, और हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारा जो भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जामिनेशन का, वो ईमानदारी पूर्वक के नॉर्मलाइजेशन करता है, और उसको सारे लोग मान भी रहे हैं चीज़ को। क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होती है वो 1 दिन 2 दिन में तो पेपर होती नहीं है, 2 से 1 महीना भी कभी कभी चल जाती है, 2 महीना चल जाता है। एनटीपीसी का ही देख लीजिए आप, कितना दिन चला एग्ज़ाम। तो उसमें होता है कि अभी तक जो मेरे पास जो मेरा इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन बेस्ड पे, सेट बेस्ड पे देखता है कि उस सेट में कितने लड़का का एवरेज मार्किंग था। अगर कम मार्किंग था तो उसी को बढ़ाता है, उसी ढंग से नॉर्मलाइज करता है। और कुछ ज़्यादा इसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम लोग के पास। एक और सवाल है मेरा आपसे सरकार के विषय में ही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आप स्वरोजगार करिए, खुद से रोजगार करिए, हम ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो सिर्फ नौकरी के विषय में ही सोचते हैं और नौकरी नहीं लग पाती है उनका? तो थोड़ा बताइए अपने हमारे उन स्टूडेंट को जो बहुत मेहनत करते हैं, लगातार 8 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं और जॉब नहीं लगता है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री से ऐसा आशा नहीं है होना चाहिए कि वो इस तरह के बात बोल पाएँ। लेकिन अगर बोले भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई लॉजिक होगा। वो भी प्रधानमंत्री देश का है, वो भी बहुत बड़ा देश का है, लोकतांत्रिक देश का है। तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ बोले हैं तो कुछ समझ बूझ करके बोले होंगे। लेकिन हम लोग के पास जितना सोच होती है उसी सोच के अनुसार सोच लेते हैं, तो लगता है कि गलत उसने बोल रखा है। ठीक है, वो बोले कि अपने ऊपर निर्भर रहिए आप, है ना, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। ठीक है, आप निर्भर होइए, लेकिन ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि नौकरी ना लगे। या ठीक है, हम चीज़ को पढ़ लिए बढ़िया से और कोई काम अच्छा ढंग से कर सकते हैं, तो वो भी मेरे लिए जॉब की तरह आप देखिए, और वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं, अपना फैमिली को रख सकते हैं। लेकिन हम बिहारी लोग के माइंड में ऐसा बैठ चुका है कि नौकरी बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, ये सरकारी नौकरी माइंड में बैठा है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन पढ़ने वाले के माइंड में बैठना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि पढ़ने वाले नहीं, उनके पेरेंट्स या कोई भी हो। आजकल ना शादी ब्याह में बड़ी चल रहा है बिहार में ना, शादी उसी के हो रहा है जकरा सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी है तुरंत एकदम पड़ जाएगा, लड़का हो या लड़की हो कोई। लेकिन अगर नौकरी नहीं है सरकारी तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत होता है शादी ब्याह में। तो कहीं ना कहीं सोच है ऐसा कि नौकरी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए लड़का को कि वो अपने ढंग से रह पा रहा है कि नहीं, अपना जीवन जी सकता है कि नहीं। हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इसका ये मकसद नहीं होना चाहिए नौकरी अगर मकसद है तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगा आपको, क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। आपको मकसद होना चाहिए अपना ज़िंदगी जीने का। और आप नौकरी भी कर लीजिएगा भाई तो आप ज़िंदगी ही जिएगा। ऐसा नहीं है कि नौकरी कर लीजिएगा 30,000 40,000 वाला तो आप दम हेलीकॉप्टरे खरीदना चालू कर दीजिएगा, यू कर लीजिएगा लंद फंद, तो वो सब नहीं है। आपको ज़िंदगी जीना ही है। आप पृथ्वी पे आए हैं तो उसी ज़िंदगी को आप बेहतर बनाने के लिए आप खोजते हैं कि कोई सोर्स होना चाहिए, तो नौकरी खोजते हैं हम लोग। तो नौकरी मिल जाए तो भी बढ़िया। अगर आप पढ़ लिख करके एक अच्छा मेंटलिटी वाला लोग बन गए हैं तो आप कहीं भी रह करके आप कहीं भी काम करके अच्छा से आप कमा सकते हैं। प्रश्न आपसे यह है कि कोविड के चलते
कोरोना के इंक्रीजमेंट के चलते जो है बिहार सरकार, भारत सरकार जो है अब भारत के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था, तो उसमें आप अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड करते थे? देखिए, पहला बार जब कोरोना के कारण क्लास बंद हुआ था तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे मेरा भी बहुत काम पड़ा हुआ था, वो सब काम कर रहे थे कि असाइनमेंट बनाना, और काफ़ी नया तरीक़ा से चीज़ को बदले हम अपने क्लास के असाइनमेंट को। और जब बार बार ये चीज़ चालू हो गया सरकार के द्वारा कि कोरोना आया तो सबसे पहले टीचर को घसीटो, और वो भी प्राइवेट टीचर को क्लास बंद करो, तो ये चीज़ आया। तो मेरे पास ना एक लड़का आया, बेचारा बहुत मेहनती थे, और वो मात्र 2 से 3 महीना क्लास किए होंगे, 2 महीना क्लास चला था, और क्लास एक बैग बंद होने का इन्फॉर्मेशन आ गया कि क्लास अब बंद होगा। तो लड़का बेचारा जोश में न थे, जब इंटर वाला लड़का जब आता है ना तो एकदम जोश में दम आते हैं, और हम अगर मेरे पास आप पढ़ने आए हैं तो आपको जोश बरकरार रखने का कोशिश करते हैं, उस तरह से आपको मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं कि आपका जोश कभी ठंडा ना हो और आप उसमें लगल रहिए चीज़ को। तो वो बहुत चिंतित रूप में आए मेरे से कहने कि सर जी एक बात बोलें, डर तो बढ़ता है बोलने में। तब हम बोले अरे भाई मेरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो हाँ सर दिक्कत है, क्लास बंद हो गया सर जी, आपसे कनेक्शन थोड़ा टूट गया है, जो बहुत दिक्कत है सर। तो हम कहें ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम सोचेंगे इस पे कुछ। तो एक मेरे साथी जो सर्किल में पढ़ते हैं, स्टडी सर्किल में, उनसे हम ये बात शेयर किए हम। तो हम पहले ही बोलते हैं कि इस्लामपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपको कोऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो हमको राय दिए कि यूट्यूब पे आप चैनल बनाइए। जीरो से हीरो महेश मिश्रा जो चैनल है वो बनाया गया, उस पर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे सारे बच्चे लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, वो सारे लोग उस चीज़ को देख रहे हैं और कंटेक्ट में बने हुए हैं। और अब तो क्लास चालू हो गया है जिसकी वजह से, लेकिन उस चैनल पे हमेशा वीडियो अपलोड होते रहेगा, सारा टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारा मिल जाएगा उस पे वीडियो, जो जीरो से हीरो महेश मिश्रा चैनल। सर का एक चैनल है जीरो से हीरो महेश मिश्रा। अगर आपको मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम होती है और आप इनके कोचिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं, अगर आप कहीं ऐसे जगह पर हैं जहां से आने में आपको परेशानियां हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर भी इनके चैनल्स जीरो से हीरो महेश मिश्रा को सर्च करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वहां से भी इनका क्लास जो है वो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे द मैथ सेंटर ऑफ संजीव कुमार के मेंटर एंड को डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार। आप समझ सकते हैं कितने ही अच्छे शिक्षक हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर आप भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो इनके इंस्टीट्यूट में एक बार जरूर पधारें, एक बार अवश्य आके देखें कि किस प्रकार से इनका पढ़ाने का टेक्निक है, कैसे पढ़ाते हैं वो। अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं तो एक बार मैथ सेंटर ऑफ संजीव कुमार इंस्टीट्यूट में जरूर पधारें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस प्रकार के तमाम इंटरव्यू और तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि आप तक हम तमाम खबर, तमाम इंटरव्यू पहुंचाते रहें। तो मैं विक्रम बिहारी न्यूज़ बिहार 10 तक 2.0 से विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।